तो हमने देख लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, क्यों नहीं होती है, करनी हो तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे जैसे धीरे करते जाएंगे तो अगर वो 623 पे हो रही थी पहले, तो फिर वो 443 पे भी होएगी, फिर ये 68 पे भी होएगी, फिर बस गर्म कर देंगे तो ही हो जाएगी। सारी चीज़ें देखी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो हेलोरेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, तो उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, दो बनते हैं। जो ऑर्थो पैरा की रिएक्शन है वो इस तरीके से होती है कि पहली है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का एडिशन। क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरीन जोड़ दिया, अल्ट्रावायलेट रेज में लुईस एसिड की प्रेजेंस में एक ऑर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट, नाम है डाइक्लोरोबेंजीन। सेम रिएक्शन, उसमें अल्ट्रावायलेट की जगह डार्क था, वो थी प्रिपरेशन बाय हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे CH3 था। हमारे पास पहले से CH3 है, हम इसकी रिएक्शंस देखना है। अगर इसमें क्लोरीन ही जोड़ेंगे अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा नाइट्रेशन यानी एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को सीजन नहीं जोड़ना, NO2 ग्रुप होता है HNO3 के अंदर। तो कि देखो ये रहा HNO3, ये रहा NO2 और OH निकल जाता है, OH माइनस, और ये ऐसे है ना। तो देखो ये इसके साथ हमने HNO3 जोड़ा, एक कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 कंसनट्रेटेड लिया, तो क्या बना, क्लोरीन के साथ NO2 बना और यहाँ पे बना नाम 1-क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1-क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनिन है ना, सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H का एडिशन, यानी हम यहाँ पे SO है ना, हम यहाँ पे H2SO4 का एडिशन करेंगे ताकि हमें सल्फोनिक ग्रुप मिल सके। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का एडिशन करा तो SO3H एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे। जैसे ही बड़ा ग्रुप आ जाए, जैसे SO3H बड़ा ग्रुप है, COCl3 होता है ना, तो O है ना, जैसे ये है OCH3 है ना, O हो गया OCH3, ये बड़ा ग्रुप है, SO3H बड़ा ग्रुप है, तो गिनती इनसे शुरू होगी। तो ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो है ना, इसलिए मेन ग्रुप हो जाता है। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, देखो 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब चौथी रिएक्शन आते हैं फ्रेडरिक क्राफ्ट। इसमें दो रिएक्शन होती है, दोनों के दोनों एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होंगी। पहली है एल्किलाइजेशन, दूसरी एसिटिलाइजेशन। एल्किलाइजेशन में एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे, एसिटिलाइजेशन में एसिटिल ग्रुप जोड़ेंगे। एल्किलाइजेशन के अंदर एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो हमारे पास सेम क्लोरोबेंजीन है, CH3Cl जोड़ दिया तो CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे। सेम एसिटिल के अंदर ये रहा एसिटिल ग्रुप COCH3। वैसे तो ये जो यहाँ पे है तो एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं, तो ये होगा CH3COCl, बच्चा COCH3 क्लोरीन रिएक्शन के लिए वो बॉन्ड बना देता है। सेम बेंजीन क्लोरोबेंजीन CH3COCl3 एनहाइड्रस AlCl3, एसिटिल क्लोराइड होता है ये, तो COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये बड़ा नाम है इसलिए उल्टी गिनती होगी, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरो एसिटोबेंजीन, 4-क्लोरो एसिटोबेंजीन, क्योंकि मेन ग्रुप ये है। अब आ जाती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होता है, एरिल हैलाइड्स जो होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्हें जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ड्राई ईथर बनेगा। वापस समझो, जब एरिल हैलाइड, ये रहा एरिल हैलाइड, सोडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे, ये रहा सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रहा ड्राई ईथर, तो दो एरिल ग्रुप बनेंगे, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ना यानी फिट करना, तो फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। ये रहे क्लोरीन, ये रहे दो सोडियम, ये रहा ड्राई ईथर, दोनों को यहाँ पे लिखा और दोनों को जोड़ दिया, ये बन जाएगा डाईफेनिल बोल दो, बाईफेनिल बोल दो,
है ना, और 2 NaCl बाहर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी है वोल्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एल्किल होता है, एक एरिल होता है। सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे कैसे, ये रहा क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम और एक एल्किल एल्किल हैलाइड। अब देखो सोडियम तो ऐसे होगा कि देखो 2 सोडियम ये हैं, 2 Cl2 ये हैं, तो ये बन जाएगा 2 NaCl, ये रहा, और ये जो CH3 बचा इधर जुड़ जाएगा, तो ये रहा CH3, फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन। ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन, हाँ, मेटल की रिएक्शन हो रही है। अब देखो जो फ्रीडली क्राफ्ट रिएक्शन थी वो ड्राई है ना, ड्राई AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, याद रखनी है। अब आ जाते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के ऊपर। बड़े बेकार हैं पर बड़े आसान हैं, याद करना पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहला है डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन क्लोराइड या फिर CH2Cl2। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 में क्लोरीन, है ना। इसको सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट और मॉडल के रूप इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोसोल की फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चर के अंदर सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल क्लीनिंग में फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो जल सकती है चमड़ी, आँखों के साथ हुआ तो कॉर्निया जल जाएगी। ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म या CHCl3 हो जाए। इसको सॉल्वेंट फॉर फैट्स, सॉल्वेंट फॉर एल्कलाइड्स या सॉल्वेंट फॉर आयोडाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रियोन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल आता है, फ्रियोन के बारे में आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे R12 R22। जनरल एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करा जाता था, पर बाद में ईथर को इस्तेमाल करा जाने लगा क्योंकि वो कम टॉक्सिक होता था, है ना। अगर हम क्लोरोफॉर्म को सूंघते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है। अगर हम लगभग 900 ppm मतलब 900 पार्ट्स पर मिलियन को ब्रीथ कर लेते हैं कुछ छोटे से समय के लिए, तो हमें डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म हमारी लीवर और किडनी को भी डैमेज कर सकता है। कौन सा, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म किडनी और लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है एयर के प्रेजेंस में, अगर सनलाइट मिल जाती है तो, और बाद में बहुत ज़्यादा पॉइजनस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल क्लोराइड में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फोजीन। फोजीन बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जिसको बोलते हैं COCl2। तो 2 CH3 है ना, CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट के साथ या ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होंगे तो 2 COCl2 बनाएंगे, साथ में 2 HCl बनाएंगे। फोजीन बहुत ज़्यादा पॉइजनस कार्बोनिल क्लोराइड होता है। इसको ठंडे एरिया के अंदर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, अंधेरे वाली में रंगी हुई बोतल के अंदर रखते हैं, ताकि कम्प्लीटली फिल्ड कर देते हैं, ताकि बिल्कुल भी हवा ना बचे उसके अंदर, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो पाए। एथेनॉल के साथ मिक्स करके इसको टॉक्सिकेशन से बचाते हैं ताकि टॉक्सिक ना बने, और उसको चेंज कर देते हैं डाई एथिल कार्बोनेट के अंदर, C2H5 डाई एथिल कार्बोनेट यानी CO3। तीसरा आता है ट्राई आयोडोमेथेन, छोटा सा काम है एनेस्थेटिक रूप में, एनेस्थेटिक, तो CH3 आयोडोफॉर्म बोल दो। CHI3 को पहले हम एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, पर बाद में पता चला कि जो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो फ्री आयोडीन की लिबरेशन से है, ना कि आयोडोफॉर्म से खुद से। क्योंकि देखो जब आयोडीन हम लगाते थे आयोडोफॉर्म, हमें लगता था कि एंटीसेप्टिक है, पर असल में ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ थी वो आयोडीन के लिबरेशन की वजह से था, ना कि आयोडोफॉर्म की वजह से था। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है जिसमें CCl4 होता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम रेफ्रिजरेंट्स बना सकें या फिर प्रोपेरेंट्स बना सकें, जैसे कि एरोसोल होता है। एरोसोल क्या होता है, अब देखो एरोसोल जो होता है यूज्ड टू इन द प्रोडक्शन ऑफ एरोसोल, किसका इस्तेमाल, CH2Cl2 डाइक्लोरोएथेन,
डाइक्लोरोमीथेन, है ना, या मेथिलीन क्लोराइड सबसे पहले पढ़ा था। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट इसमें कम होता है, सॉलिड और लिक्विड ज़्यादा होता है ये एयर। तो इसकी प्रोपेरेंट्स के अंदर या फिर रेफ्रिजरेंट्स जैसे R22 की मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल्सो यूज्ड एज सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती है। या फिर फ्रियोन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। किसका? CCl4 का फ्रियोन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। और बाकी सारे अदर सॉल्वेंट यूज़। फ्रियोन क्या होता है? इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसे हम फ्रियोन बोलते हैं, जिससे हम क्लोरोफ्लोरो डेरिवेट्स बोलते हैं मेथेन या एथेन की। कि जो मेथेन होते हैं या एथेन होते हैं, इनके जो क्लोरो या फ्लोरो डेरिवेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड फ्लेमेबल होते हैं, मतलब आसानी से जल जाते हैं पर स्टेबल होते हैं। नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। फ्रियोन 12 जो होता है वो सबसे कॉमन फ्रियोन है जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल होता है। फ्रियोन 12 मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम CCl4। फ्रियोन 12 कैसे बनता है? CCl4 से बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। CCl4 है ना, CCl4 क्या, CCl4 की रिएक्शन Ag3F है ना के साथ करेंगे। Ag इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, ड्राई AlCl3 ड्राई एसीटोन के रूप में। तो ये CF4 बना लेता है, नहीं बनाता क्या, या CH2F2 बना लेता है, पर स्वार्ट्स रिएक्शन से बनती है। There are generally produced for aerosol, refrigerants and air conditioning purposes। ये जो फ्रियोन्स होती है इनको जनरली बस एरोसोल के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए या एयर कंडीशनिंग के लिए बनाते हैं, है ना, एयर कंडीशनिंग के लिए बनाते हैं। और AgF है ना, कि कोई भी R के साथ हमारे पास, जो कि R है हमारे पास कार्बन, CCl4 यानी ये होगा 4 के साथ हमने AgF की रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास आएगा CF4 प्लस AgCl, ऐसा करके कुछ आ जाएगा, है ना। इनका इस्तेमाल लगभग एरोसोल, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग पर्पज़ के लिए होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगी, वहाँ पे जाने के बाद ये फ्रियोन इनिशिएट करेगी रेडिकल चेन को करने के बाद ये डैमेज करेगी नेचुरल ओजोन गैस को, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसको नाम कैसे देते हैं? पहले लिखेंगे फ्रियोन, फिर आगे नंबर लिखेंगे। नंबर कैसे लिखते हैं? XYZ। X क्या होता है? नंबर ऑफ़ कार्बन -1 कर दो। Y होता है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन +1 कर दो। Z होता है नंबर ऑफ़ फ्लोरीन, वैसा का वैसा पड़े रहने दो, जैसे ये है। इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे फ्रियोन, फिर नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है? 1 -1 0 मत लिखो। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 0 हैं, +1 यानी 1 आ गया। फ्लोरीन 2 है तो 2 आ गया। इसका नाम लिखेंगे पहले फ्रियोन। नंबर ऑफ़ कार्बन -1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ गया। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन +1, यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे 0 थे। नंबर ऑफ़ फ्लोरीन 2 है तो 2 आ गया, जैसे ये है। तो अब देखो, अगर हमने नाम ही दे दिया कि फ्रियोन, इसको हमें फॉर्मूला बताना है, तो पहले आता है कार्बन, तो कार्बन में एक कम करते हैं तो कार्बन में एक बढ़ा दो। हाइड्रोजन में एक बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन में एक कम कर दो। फ्रियोन होता है, फ्रियोन सेम का सेम रहता है तो F3 लिख दो। अब C5 है ना, C5 है। C5 का मतलब है ये। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, ये रहा F 1 2 3 4 5 6 7 बचे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्लस कर दो Cl4, या फिर इधर भी लिख दो Cl4, ना, ऐसे Cl4।
जो जगह मतलब बच जाए उसके लिए Cl4 भर देते हैं। Cl4 अपनी मर्जी से भर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी DDT यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरोएथेन। पी और पी डैश का क्या मसला है, एक तो पैरा पे होगा दूसरा भी पैरा पे होगा, दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको क्लोरीनेटेड है ना, फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था, कीड़ों को मारने के लिए दवाई। पॉल मुलर ने 1939 में ढूंढा था। क्या ढूंढा था, इसको नहीं ढूंढा था, इसकी इंसेक्टिसाइड वाली प्रॉपर्टी को ढूंढा था, है ना। ये मॉस्किटो के अगेंस्ट में इफेक्टिव था, मतलब मॉस्किटो के विपरीत में अच्छे से काम करता था, क्योंकि जो मॉस्किटो थे वो मलेरिया लीस वगैरह को कैरी करते थे, डेट कैरी टाइफाइड। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सोल्युबिलिटी कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी थी, जो फैट सोल्युबिलिटी थी, वो इसकी प्रॉब्लम थी। तो DDT था, DDT इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल्स के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होता था वो। इंस्टीड इसके वजह क्या होता था, वो डिपॉजिट हो जाता था और स्टोर हो जाता था फैटी इस टिश्यूज़ के अंदर। जो फैट के टिश्यू होते हैं उनके अंदर जाके मेटाबोलाइज ना होकर स्टोर हो जाता था, डिपॉजिट हो जाता था। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। 2 बेंजीन है तो 2 क्लोरोबेंजीन है जो कि अटैच हैं कार्बन से, CCl3 है ना, ट्राईक्लोरोएथेन। तो ये देखो P यानी ये पैरा पे जुड़ा है, ये P डैश यानी ये पैरा पे जुड़ा है, अलग अलग हुआ है। डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, P डैश 2 क्लोरो 2 फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। इसको 1973 में बैन कर दिया था। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, जो हमारा CH3COCl होता है, इसमें जो Cl होता है इसको हटा दो, तो ये बच जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। अब इसकी रिएक्शन होगी इन दोनों के साथ, है ना, CCl3CHO। तो देखो ये रहा CCl3CHO एल्डिहाइड ग्रुप। तो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ दिया CHO। इस CHO का जो ये होता है ना O, वो इनके H के साथ कर देता है रिएक्शन और बना देता है ये DDT। अब एक ही बात बोली जाएगी आपको, अगर कल नंबर नहीं आए आपके तो आप तो मरने लायक ही हो, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला तो था ही नहीं, सब कुछ याद ही करना पड़ेगा, ठीक है।